चलिए, कैसे आप लोग? ठीक ठाक। तो हम लोग पिछली क्लास में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट पढ़ रहे थे, याद है? और सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में कई सारे टॉपिक हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किया था कि जैसे विभिन्न चरण हम लोगों ने देखे थे, फेजेस देखे थे कि आखिर अंग्रेजों का दृष्टिकोण सामाजिक भारत के समाज और धर्म के प्रति क्या था और कैसे उनका परिवर्तन हुआ, वो कौन कौन से कारण फैक्टर काम कर रहे थे। ये सब पिछले क्लास में हम लोगों ने हमने आपसे चर्चा किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कुछ कारण भी बताए थे कि आखिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पीछे कारण क्या थे, भारतीय भी यहाँ पे क्यों सुधार करने लगे, राजा राम मोहन राय भी आखिर क्यों आए यहाँ पे, और सारे भारतीय जो शुभचिंतक थे भारतीय समाज और धर्म के प्रति, उन लोगों ने भी अपना दायित्व निभाया। तो इन सब के पीछे कारण क्या थे, ये सारी बातें मैंने पिछली क्लास में चर्चा कर चुका हूं। और अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि प्रमुख जो रिफॉर्मर्स थे, यानी जो प्रमुख इस समय के सुधारक थे, भारतीय सुधारक, उनकी क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रहा, और उन लोगों ने कौन कौन से काम किए, है ना। और कौन सा संगठन बनाए, कौन सा मैगजीन निकाले, कौन सा न्यूज़पेपर निकाले, किस प्रकार से धर्म भारतीय समाज की कुरीतियों को इन लोगों ने शॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। ये सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी रिफॉर्मर यानी इसी सुधारकों में एक सुधारक हैं जिनका सबसे पहले उन्हीं से बेसिकली हम लोग शुरू करते हैं। और कोई भी समाज सुधार अगर पढ़ाए तो उनके बिना काम नहीं चलता, वहीं से शुरू ही माना जाता है। और वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, नाम सुने हो, है ना, राजा राम मोहन राय। तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, राजा राम मोहन राय। प्रीलिम्स के लिए सर्वाधिक क्वेश्चन अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो अब यहीं से क्वेश्चन खूब बनेंगे, जो हम पर्सनालिटी कराने जा रहे हैं, है ना, जो यहाँ पे हम जो बताने जा रहे हैं, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे। ठीक बात है ना। तो राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय के बारे में अगर हम देखें तो इनका जन्म 1772 में और 1833 में इनकी मृत्यु है। ठीक है, 1772 में इनका जन्म है और 1833 में इनका मृत्यु है। ठीक है। नंदलाल प्रजापति पूछ रहे हैं कि टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है। अभी पढ़ा रहा हूं तो नहीं समझ में आ रहा आपको, बताओ। हाँ बताइए आपको। अच्छा, न्यू एडमिशन है सर, अच्छा चलो। तो मैं ये पढ़ा रहा था कि जैसे आप लोग देखो, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि एक टॉपिक था अपना जो बहुत बड़ा टॉपिक था, जिसको हम लोग नाम दिया था ब्रिटिश पॉलिसी। जो लोग नए हो ध्यान से सुन ले इस बात को, है ना, दोबारा नहीं बताएंगे, याद रखना। तो ब्रिटिश पॉलिसी यानी अंग्रेजी नीतियां, और इन अंग्रेजी नीतियों में जैसे पिछला क्लास अब देखोगे ना, लेक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब देखना कि उसमें ब्रिटिश पॉलिसीज में हमने बहुत सारी पॉलिसीज बताए, जैसे इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बताए, है ना, जैसे सिविल क्या था, सिविल सर्विसेज के संदर्भ में इनका दृष्टिकोण, किस तरह से इन्होंने रिवाइव किया, पुलिस व्यवस्था को किस तरह से बनाया, न्याय व्यवस्था को किस तरह से बनाया, इनकी आर्मी व्यवस्था कैसी थी, ये सब चर्चा किए थे। फिर उसके बाद में हम इनके इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉलिसी पे आ गए थे, जिस प्रकार से इन लोगों ने राज्यों को हड़पा और हड़प कर अपने में मिला लिया। जैसे आप देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी का, जिसे हड़प नीति हम लोग कहते ही हैं, है ना, सब्सिडी अलायंस, इसकी चर्चा किए थे। फिर हम इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ाए थे, और इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने आपको जमींदारी, रैयतवारी, महालवारी, ये सब चर्चा किए थे। फिर हम आए थे सोशल पॉलिसीज पे, ठीक है। और सोशियो रिलीजियस पॉलिसी में हमने आपको सबसे पहले फेजेस बताए थे कि कितने चरण थे और हर चरण में उनका क्या दृष्टिकोण था। ये पिछला वीडियो जब आप लोग देखोगे ना, पिछला क्लास, तो उसमें सब आपको आ जाएगा, क्लियर है। फिर हमने बताए थे वो कौन कौन से पॉलिसीज के इन लोगों ने नीतियों को प्रतिपादित किया था, जैसे बाल विवाह के संदर्भ में, है ना, सती प्रथा के संदर्भ में, विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में जो कानून इन लोगों ने पारित किया था, वो सारे कानूनों को मैंने बताए थे। इसके बाद हमने फिर अब लोगों से चर्चा किया था कि आखिर ये कौन से कारक थे, कौन सा फैक्टर था जिसके कारण भारतीय भी मजबूर हुए अपने धर्म और संस्कृति में जो कुरीतियां थी, जो डिमेरिट्स थी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए।
क्लियर है? तो वो हम चर्चा किए थे और आज हम कर रहे हैं, जब ये कारण जान जाते हैं तो हमें एक टॉपिक अलग से पढ़ना होता है कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट यानी सामाजिक धार्मिक आंदोलन, और ये आंदोलन किन लोगों ने चलाया, किनके द्वारा किया गया, जिनके द्वारा चलाया गया, जिनके द्वारा ये किया गया, उन्हीं को हम लोग कहते हैं समाज सुधारक। बस समझ रहे हो ना? समाज सुधार आंदोलन जो चलाए उनको हम लोग क्या कहते हैं? समाज सुधारक कहते हैं। और इन्हीं समाज सुधारकों में सबसे पहला नाम मैंने लिया राजा राम मोहन राय का। ठीक है, किसका नाम लिया? राजा राम मोहन राय का। और राजा राम मोहन राय के समय है 1772 में इनका जन्म है और 1833 में इनकी मृत्यु है। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन देखें। राजा राम मोहन राय साधारण परिवार से नहीं थे, ब्राह्मण फैमिली था और धनाढ्य परिवार से ये संबंध रखते थे। वेस्ट बंगाल यानी बंगाल के रहने वाले थे। ठीक है, इनकी शिक्षा दीक्षा भी हायर एजुकेशन अगर देखा जाए तो लंदन में हुआ और वहाँ जब पढ़े लंदन के आधुनिक ज्ञान विज्ञान को जब उस समय इन्होंने पढ़ा और भारतीय कंडीशन को जब देखा, यहाँ के समाज के कंडीशन को देखा तो बहुत व्यथित हुए। और व्यथित हुए तो इन्होंने भी ये निर्णय लिया कि नहीं, मेरा बेसिकली जन्म कोई नौकरी करने के लिए नहीं हुआ है, पैसे कमाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि समाज में कुछ योगदान देने के लिए हुआ है। बस समझ रहे? और तब आपको पता है इन्हें किसी नौकरी की कमी नहीं थी। इतने बड़े विद्वान थे, कई भाषाओं के ज्ञानी थे, बहुत सारी भाषाओं को ये जानते थे। और जब वहां से पढ़ लिख कर आए थे तो इन्हें एक नौकरी भी मिल गई थी अंग्रेजों के हुकूमत में, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। बेसिकली ये दीवान के रूप में नियुक्त हुए थे। याद रखिएगा, मैं अभी लिखा दूंगा, पहले थोड़ा सा लेक्चर सुन लीजिए। तो दीवान के रूप में ये नियुक्त हुए थे, है ना? और दीवान के रूप में, दीवान का आप नाम जानते ही है, राजस्व से संबंधित अधिकारी। तो दीवान थे, लेकिन इन सब चीजों में इनका मन लगा नहीं। इन्हें ऐसा लगा कि नहीं, मेरा जन्म दीवान बनने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि मेरा जन्म हुआ है समाज में कुछ सुधार लाने के लिए। और उन्हीं सुधार लाने के लिए इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने जो भी काम किया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुधार कहते हैं, है ना? और चूंकि पहली बार ये कर रहे थे ना, इसलिए याद रखना इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। याद रखना, जैसे आपको मैं मॉडर्न इंडिया जब शुरू कर रहा था तो मैं रिनेसा की चर्चा किया था, पुनर्जागरण की चर्चा किया था। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के एक टॉपिक होता है, लेकिन उसको मैंने कोरिलेट किया था मॉडर्न इंडिया से। और मैंने बताया था कि वहां पे 14वीं 15वीं सदी में पुनर्जागरण हुआ था। फिर वहां पे स्ट्रक्चर बनाकर भी मैंने बताया था कि इसका प्रभाव भारत में तो पड़ा, लेकिन 19वीं सदी में पड़ा, लेट से पड़ा। और वहां पे इन लोगों का मैंने नाम भी शॉर्ट में लिखाया था कि जैसे राजा राम मोहन राय पे, देवेंद्रनाथ टैगोर पे, केशव चंद्र सेन पे, इन लोगों पे इनका सब प्रभाव पड़ता है ना? तो ये भी बेसिकली प्रेरित तो है ही, और उसी पुनर्जागरण से ये भी प्रेरित है और ये भी चाह रहे हैं कि भारतीय समाज में सुधार होना चाहिए। और भारतीय समाज में सुधार का मतलब क्या? कि जो डिमेरिट्स हैं हमारे अंदर, ये मत समझना कि इन्होंने भारतीय समाज को एकदम खराब बताया या भारतीय धर्म को एकदम खराब बताया, नहीं, ये आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे, है ना? इसी कारण इन्हें फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत का, बस समझे, भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति भी इन्हें कहा जाता है। दूसरा, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इन्हीं को कहा जाता है। यानी इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ, अब लिखते जाइए, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का पिता इन्हें कहा जाता है। इन्हीं को फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति भी इन्हें कहा जाता है। फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं इनको हम लोग। फर्स्ट मॉडर्न हिंदू ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फर्स्ट मॉडर्न हिंदू ऑफ इंडिया, इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक हिंदू भी कहा जाता है। ठीक बात है? तो ये सब जानते रहिएगा, ये सब कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, ये एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। इनका नेचर बहुत फैक्चुअल होता है और पूछता भी यही है ना? चाय तो नहीं पियेंगे? अच्छा, लॉ कोर्स देख रहे हो? बहुत बढ़िया। बाकी सब कहाँ है?
हाँ, तबीयत तो कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा ठंड का असर हो गया है, नहीं खांसी उसी है, इसीलिए तो कल क्लास नहीं लिया था। लेकिन कब तक क्लास बंद रखा जाएगा क्लास तो लेना ही पड़ेगा ना। तुम लोगों के मजे हैं, तबीयत खराब हुई तो रजाई में सो जाए ना, बाद में देख लेंगे रिकॉर्डिंग वीडियो, है ना। चलो चलिए, तो इन्हें हमने फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, इन्हें फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा, और इन्हें फर्स्ट मॉडर्न हिंदू ऑफ इंडिया कहा। क्लियर बात है। अब यहां पे देखिए, इनका जन्म 1772 में राधनगर या राधानगर वेस्ट बंगाल में हुआ। लिखते जाइएगा, ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन बनते हैं, है ना। बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ 1772 में। 1797 में 1797 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, लिखिए, दीवान के रूप में इन्होंने काम किया। किसके यहां? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ही ज्वाइंड द पोस्ट ऑफ दीवान ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान के रूप में इन्होंने नौकरी ज्वाइन की। ठीक बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान के रूप में इन्होंने नौकरी ज्वाइन की। और जब ये दीवान के रूप में बने तो कोई ना कोई इनका ऑफिसर था ना, ये क्वेश्चन आता है कि कोई ना कोई ऑफिसर था जिसके अंदर ये काम करते थे। तो दीवान किसके अंदर? तो एक अंग्रेज अधिकारी था यहाँ पे वित्त से संबंधित, जिसका नाम था थॉमस वुडफोर्ड। क्या नाम था? थॉमस वुडफोर्ड। थॉमस वुडफोर्ड के अधीन इन्होंने काम किया। यह क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने अपने करियर की शुरुआत या दीवान के रूप में इन्होंने किस ऑफिसर के अधीन रहकर काम किया था। तो याद रखिएगा, अंडर थॉमस वुडफोर्ड, इसके अधीन रहकर इन्होंने दीवान के काम किया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में हम देखते हैं कि इनके एक और अधिकारी बने जो डिग्बी के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने इसके साथ भी काम किया और प्लस बाद में डिग्बी के अधीन भी इन्होंने काम किया, है ना। उसके बाद में इन्होंने डिग्बी के अधीन भी काम किया। तो ये दोनों नाम याद रखना, थॉमस वुडफोर्ड और डिग्बी। डिग्बी बाद में, इनके बाद में डिग्बी आते हैं। तो इन दोनों के अधीन रहकर इन्होंने काम किया था दीवान के रूप में। क्लियर है। लेकिन इन सब चीजों से इनका मन ये भरने वाला नहीं था। इन्होंने बाद में रिजाइन कर दिया और तब इन्होंने सोचा कि अब मेरा सिर्फ एकमात्र काम क्या होगा? तो अब एकमात्र काम होगा कि समाज का सुधार करना। नहीं तो अब एक टाइमलाइन के तहत इनको देखा जाए। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? बताना जल्दी। कहीं भी कोई दिक्कत हो तुरंत बताओ। ऑफलाइन में तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से हम लोग समझ जाते हैं कि आपको समझ में बातें आ रही है कि ना, है ना। यहां पे जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा। दूसरा, एक आप लोग जानते होंगे कि जैसे राजा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इनका नाम तो था सिर्फ राम मोहन रॉय। ठीक है, क्या नाम था? राम मोहन राय। राजा की इनको उपाधि प्राप्त हुई थी, वो सब आप लोग जानते हो, कई बार पूछा जा चुका है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। बस समझ रहे हो। तो जैसे लिखिएगा, ही टुक द टाइटल ऑफ राजा, या ऐसे लिखिए, हाँ लिख लीजिए, ही रिसीव्ड हिज, या वही लिखो, he got the title of Raja from अकबर सेकंड। अकबर सेकंड, इन्होंने, आपको याद होगा कि मुगल बादशाह था, सेकंड लास्ट मुगल बादशाह, जिसका नाम था अकबर सेकंड। उसे, और मैंने कहानी आपको बताया भी था जब उस समय मैं पढ़ा रहा था, लेटर मुगल पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे चर्चा किया था। डिग्बू नहीं है, डिग्बी है। डिग्बी एक व्यक्ति का नाम है, जैसे थॉमस वुडफोर्ड था ना धीरज, उसी प्रकार से डिग्बी। ठीक, तो इन दोनों के अधीन रहकर इन्होंने काम किया है ना। तो मुगल बादशाह, सेकंड लास्ट मुगल बादशाह जिसका नाम अकबर था, उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और इन्हें अपना दूत बनाकर लंदन भेजा। क्या किया? इन्हें अपना दूत बनाकर कहां भेज दिया? लंदन भेज दिया। ठीक है। और वहीं पे हम देखते हैं 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाएगी। और
बेसिकली अकबर का दूत बनकर ये पेंशन भरवाने के लिए गए थे, जानते हो, है ना। तो पेंशन भरवाने के लिए गए थे, लेकिन वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा की उपाधि इन्होंने किससे लिया? तो अकबर सेकंड से लिया, है ना। अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दिया था। नौकरी छोड़ने के बाद में इन्होंने पहले भारतीय धर्म और संस्कृति, धार्मिक ग्रंथों को समझने का इन्होंने प्रयास किया। जान लो कि जब तक हम उसके बारे में डिटेल नहीं जानेंगे तब तक हम उसके ऊपर प्रश्न कैसे उठा सकते हैं, या उसके हम कैसे पता चल सकता है कि वो क्या डिमेरिट्स है और क्या मेरिट्स है ना। तो इन्होंने इसका पूरा ध्यान रखा, और इसी ध्यान रखने के क्रम में जैसे देखोगे कि राजा राम मोहन राय बनारस जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बनारस जाते हैं, और बनारस में जाकर इन्होंने संस्कृत का शिक्षा प्राप्त किया। तो बनारस में इन्होंने क्या पढ़ा? तो संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, ठीक। उसके बाद में हम देखते हैं फिर ये पटना जाते हैं, और पटना जाकर इन्होंने अरेबिक, है ना, या और अरेबिक और पर्शियन, अरेबिक और पर्शियन यानी अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान इन्होंने पटना में प्राप्त किया, ठीक है। तो अरेबिक और फारसी का ज्ञान पटना में, और बनारस में इन्होंने संस्कृत। अब याद रखना, अगर बीपीएससी के एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये आपके लिए लोकल क्वेश्चंस हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस स्थल से इन्होंने अरबी और फारसी का ज्ञान प्राप्त किया, है ना, या इस्लामिक धर्म ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन कहाँ से किया? तो याद रखिएगा पटना से। और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने कहाँ से किया? तो बनारस से किया, ठीक बात है। ये खुद बहुभाषी थे, पॉलीग्लॉट, है ना। क्या थे? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब लिख लीजिएगा बहुभाषी। तो पॉलीग्लॉट थे, कई भाषाओं के जानकार थे, जिनमें से अगर आप देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं इंग्लिश, ग्रीक, हिब्रू, इंग्लिश, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत इत्यादि एक्सेट्रा लिख लीजिए। बहुत सारे भाषाओं के ये ज्ञानी थे, है ना। याद रखना है, इसमें से एक थोड़ा सा ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये हिब्रू जो है ना, हिब्रू, इसी में बाइबल लिखी गई है। याद रखिएगा, हिब्रू में ही क्या लिखा गया है? बाइबल लिखा गया है, ठीक बात है। तो कई भाषाओं के ज्ञाता थे, हिब्रू जानते थे, और देखो इनकी सोच कितनी पॉजिटिव थी कि जब तक जिस धर्म के बारे में अगर हमें कुछ कहना है या बात करना है, उस धर्म का जब तक हम ओरिजिनल ग्रंथ नहीं पढ़ लेते, समझ रहे हो ना, जब तक ओरिजिनल ग्रंथ हम नहीं पढ़ लेते तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। क्लियर है? क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए राजा राम मोहन राय ने वेदों, संस्कृत का अध्ययन किया, फिर वेदों का अध्ययन किया, फिर अरबी फारसी इन्होंने पढ़ा, तब कुरान का अध्ययन किया, हिब्रू सीखा इन्होंने, बाइबल का अध्ययन किया। अब ओरिजिनल टेक्स्ट बुक ये पढ़ चुके थे, इसलिए अब ये बता सकते थे कि कहां पे गलती है और कहां पे बिल्कुल नहीं है। एक जो सबसे ज्यादा इनको परेशान करने वाली जो सामाजिक कुरीति थी, जो नहीं है अब, वो था सती प्रथा। आपको याद है सती प्रथा? मैंने इसकी चर्चा आप लोगों से किया भी है। HEBREW हिब्रू, HEBREW हिब्रू, ठीक है। तो हिब्रू, अच्छा यहां पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हिब्रू, तो अब यह याद रखना कि अब इनको सबसे ज्यादा जो समस्या, क्या इनको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, तो एक जो क्रूति थी यहाँ पे, कौन सा? तो सती प्रथा। मैं आपको बताऊं कि इनके आंखों के सामने, माने इनके होते हुए, इनके जब इनके बड़े भाई साहब की मृत्यु हो गई तो इनके भाभी को सती कर दिया गया था, और अपने आंखों के सामने अपने भाभी को इन्होंने जलते हुए देखा था। ये इतना ज्यादा इनके मस्तिष्क पे प्रभाव डाला था कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बस समझ रहे? इसी कारण जब ये आते हैं और समाज सुधार के क्षेत्र में आते हैं तो इनका सबसे ज्यादा प्रहार आपको महिलाओं की कंडीशन पे होता है, और उसमें भी विशेषकर महिलाओं में सती प्रथा पे। और आप देखोगे कि राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से विलियम बेंटिक ने, याद है ना आपको, 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया,
ठीक है, तो क्या किया, तो सती प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया। क्लियर है? विलियम बेंटिक ने किसके प्रयासों से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक बात। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी और उन किताबों का उद्देश्य क्या था कि उन किताबों के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना, समाज में जागरूकता लाना, है ना, जो कुरीतियां थी उसके खिलाफ लोगों को एकजुट करना, उनके अंदर कॉन्शियसनेस लाना, है ना, जागरूकता लाना, और इस तरह से कुरीतियों को शॉर्ट आउट कर कर एक बढ़िया समाज का निर्माण करना। ठीक, यही सब इनका उद्देश्य होगा। तो इनमें से जैसे इन्होंने 2 किताबें इनके बड़ा फेमस है, लिखिएगा। एक का नाम है तुहफातुल मुआहिदीन, तुहफातुल मुआहिदीन, मुआहिदीन, तुहफातुल मुआहिदीन, एक इनकी ये किताब थी। ये पर्शियन में है और इसका मतलब ये होता है, तुहफातुल मुआहिदीन का मतलब होता है अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, मतलब एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार। ये किस में था, तो ये पर्शियन में था, ये पर्शियन में था, पर्शियन लैंग्वेज में था। एक दूसरी किताब इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, है ना, द परसेप्ट्स ऑफ जीसस। इन्होंने इंग्लिश में इसे लिखा, ईसा के उपदेश, इसका मतलब होता है ईसा के उपदेश। अब ये 2 किताबों को इन्होंने रचना की थी। अब इसको ना अंग्रेजी में ही लिख लीजिएगा, जो अंग्रेजी की किताब है ना उसको हिंदी में लिखने का प्रयास मत कीजिए, अगर इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। ठीक, तो यहां पे याद रखिएगा तुहफातुल मुआहिदीन, इसका मतलब होता है द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यानी एकेश्वरवादियों का उपहार, और द परसेप्ट्स ऑफ जीसस का मतलब होता है ईसा के उपदेश, है ना, ईसा के उपदेश। तो इन 2 किताबों को इन्होंने रचना किया। तो ये भी याद रखना कि इसकी किसकी किताब है, ये अक्सर पूछा जाता है। इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर भी चलाए, राजा राम मोहन राय ने कुछ न्यूज़पेपर भी इन्होंने निकाले। उनमें से एक लिखिए संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। दूसरा एक किताब लिखिए मिरातुल अखबार, मिरात उल अखबार, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार। एक तीसरे न्यूज़पेपर इनका लिखिए ब्राह्मणिकल मैगजीन, ब्राह्मणिकल मैगजीन। नाम से एकदम क्लियर है, ये बंगाली भाषा में है, मिरातुल अखबार उर्दू में है और ब्राह्मणिकल मैगजीन इंग्लिश में है। ब्राह्मणिकल मैगजीन, सॉरी मिरातुल अखबार उर्दू नहीं लिखिएगा, पर्शियन है, फारसी भाषा में है और ये इंग्लिश में है।
तो इन्होंने 3 न्यूज़पेपर भी इनके माध्यम से है। ये सब एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। (1815) में यानी 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में, आत्मीय सभा की स्थापना की, ठीक बात है। आत्मीय सभा 1815 में, जिसका प्रमुख उद्देश्य पूछा जाए, अच्छा आत्मीय तो लिख लेंगे ना, आत्मीय सभा 1815 में इन्होंने एक सभा बनाई जिसका नाम था आत्मीय सभा। इस आत्मीय सभा का काम क्या था, तो मोनोथिज्म यानी एकेश्वरवाद का प्रचार करना, प्रोपोगेशन ऑफ मोनोथिज्म यानी एकेश्वरवाद का प्रचार करना। एकेश्वरवाद का प्रचार करना, एकेश्वरवाद समझते हो? एकेश्वरवाद समझते हो? एक ईश्वर में विश्वास करने वाला, है ना, वन गॉड में विश्वास करने वाला। तो मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना इस सभा का प्रमुख उद्देश्य था। इस सभा से द्वारिकानाथ ठाकुर जुड़े हुए थे। इसी सभा से द्वारिकानाथ ठाकुर भी जुड़े हुए थे, ठीक है। तो अब याद रखना, ये कई बार आप लोगों से पूछा भी गया है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, है ना, आत्मीय सभा का उद्देश्य क्या है। तो ये सारी बातें आप लोगों को एकदम याद करते चलना है। बहुत सारे संगठन मैं कराऊंगा आज यहाँ पे, है ना। राजा राम मोहन राय के बारे में तो करा ही रहा हूँ, उसके बाद में भी बहुत छोटे संगठन है जिसमें कब बना, किसने बनाया, कहाँ बनाया और उद्देश्य क्या है, इतना आपको याद रखना होता है ना। दूसरा यहाँ पे 1817 में, राजा राम मोहन राय के ही संदर्भ में अभी बातें हो रही है। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना की। हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना 1817 में, हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना। और इस कॉलेज की स्थापना में एक विदेशी इनका सहयोगी था जिसका नाम था डेविड हेयर। विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर, विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर, है ना। तो इनके मदद से इन्होंने हिंदू कॉलेज 1817 में इसकी स्थापना की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ये भी कोलकाता में है, ये भी कोलकाता में है। और इस वेदांत कॉलेज का उद्देश्य क्या था, तो इसमें यानी क्या पढ़ाया जाता था इस वेदांत कॉलेज में, इंडियन एंड वेस्टर्न यानी भारतीय और पश्चिमी, है ना, भारतीय और पश्चिमी सोशल एंड फिजिकल साइंस, है ना, सोशल एंड फिजिकल साइंस, इंडियन एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंस का स्टडी करना इस वेदांत कॉलेज का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। अठारह 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज या इन्हीं को ब्रह्म सभा भी कहीं मिले तो कंफ्यूज मत होना, ब्रह्मो समाज या ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा एक ही बात है। ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं सभा आ जाए कहीं समाज आ जाए, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, दोनों का एक ही मतलब है ना। इसी को हम ब्रह्म समाज भी कहते हैं, इसी को हम ब्रह्म सभा भी कहते हैं, याद रहेगा। हाँ,
इसका उद्देश्य क्या था, इस समाज का उद्देश्य क्या था, इसका अगर मतलब देखेंगे ना तो ब्रह्म का मतलब होता है, ब्रह्म समाज का मतलब होता है वन गॉड सोसाइटी। याद रखना इसका मीनिंग क्या होता है, वन गॉड सोसाइटी। वन गॉड सोसाइटी मतलब एक ईश्वर समाज, इसका मतलब ही होता है एक ईश्वर समाज, है ना। और एक ईश्वर समाज की जो बात करेगा तो अगर हम उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात बताएं तो ये मोनोथीज्म को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये मोनोथीज्म को मानेंगे या नहीं मानेंगे, जल्दी बताइए। जब हमने कह दिया कि ब्रह्म समाज का मतलब ही होता है वन गॉड सोसाइटी यानी एक ईश्वर समाज, तो जल्दी बताओ ये मोनोथीज्म को मानेंगे या पॉलीथीज्म को मानेंगे, मानेंगे ना मोनोथीज्म। मोनोथीज्म मतलब क्या, एक ईश्वर, है ना। तो एक ईश्वरवाद की संकल्पना से, तो याद रखिएगा ऐसे लिखिए, कोई लैंग्वेज नहीं, कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, तो मोनोथीज्म पे बल देना, है ना, या मोनोथीज्म को स्थापित करना यानी एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देना या उसकी स्थापना करना। आइडल वर्शिप जरा बताओ, जो मोनोथीज्म को मानता है वो आइडल वर्शिप करेगा क्या, वो आइडल वर्शिप करेगा क्या, जल्दी बताइए। मूर्ति पूजा करेगा, नहीं करेगा, बहुत बढ़िया। तो यहां पे ऐसे कर दीजिए ब्रह्म समाज का उद्देश्य में कि मोनोथीज्म पर विश्वास करते हैं लेकिन आइडल वर्शिप पे विश्वास नहीं करते, यानी मूर्ति पूजा को ये नहीं मानते। तो अब जरा बताइए रिचुअल्स वगैरह की ये बात करेंगे क्या, कर्मकांडों का, रिचुअल्स कर्मकांड पर इनका बल होगा क्या, जल्दी बताओ। नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं होगा, ठीक है। अब याद रखना ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जब आप लोगों से पूछ लेगा, कंसीडर करा लेगा राजा राम मोहन राय के संदर्भ में, इन्हीं में से कुछ स्टेटमेंट बना देगा, है ना, या कह देगा कि ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ठीक, निम्न में से कौन सा उद्देश्य था, राजा राम मोहन राय का कौन सा उद्देश्य था, ठीक बात है। ठीक है, तो रिचुअल्स यानी कर्मकांड, तो याद रखिएगा कि कर्मकांडों का ये विरोध करेंगे, है ना। एक और बात हम इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, स्टार लगाकर, चूंकि हम समाज सुधार को शुरू ही यहीं से किया है राजा राम मोहन राय से, इसका मतलब कि यहीं से शुरुआत मानी जाती है, तो धर्म में सुधार करने वाला यह पहला संगठन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। धार्मिक सुधारों की बात करने वाला यह पहला संगठन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहां पे एक लिख सकते हैं आप लोग कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म, है ना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म, है ना, यह धार्मिक सुधार के लिए या धार्मिक सुधार का सबसे पहला महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है इसे, है ना। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, जल्दी बताना, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा जब हमने इन्हें कह दिया है कि भारत के पहले आधुनिक व्यक्ति हैं, तो जहां से भी ज्ञान प्राप्त होगा ना उसे ये एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर सही हुआ तो, है ना। दकियानुसी टाइप के विचार इनके नहीं होंगे। तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया है, इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया है राजा राम मोहन राय ने, याद रखिएगा। अंग्रेजी शिक्षा का ये विरोधी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि भारतीय पूरा शिक्षा को इन्होंने विरोध किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो याद रखना इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन इन्होंने किया। इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय वाज, क्या कह सकते हैं, रिफॉर्म,
क्या कह सकते हैं, सती सिस्टम, है ना। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा, सती सिस्टम को समाप्त कराने में 1829 में। अब देखो 1828 में इन्होंने अपनी ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1828 में लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से जागरूक बना दिया, इतना बेहतर इन्होंने बना दिया, समझ रहे हो ना, इतना बेहतर कर दिया कि हम यहां तक आते आते देखते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर ये ब्रह्म समाज एक आंदोलन के रूप में सामने आ गया और इतने शानदार इसके डिमांड सामने आए कि आखिर अंग्रेजों को इनके सामने झुकना पड़ता है और 1829 में हम देखते हैं कि सती एबोलिशन एक्ट पारित कर दिया जाता है ना। तो 1829 में जो 17वें अधिनियम के तहत सती प्रथा समाप्त हुई थी उसमें बेहतरीन योगदान किसका था, इन्हीं का था, है ना। इन्होंने पोलीगैमी को समाप्त कराने के लिए जोर दिया। पोलीगैमी यानी पोलीगैमी का इन्होंने डिनाई किया। पोलीगैमी मतलब बहुविवाह, पोलीगैमी मतलब एक से अधिक विवाह का इन्होंने समर्थन नहीं किया, विरोध किया, ठीक। इन्होंने 1827 में एक ज्यूरी एक्ट आया था, उसका भी इन्होंने विरोध किया और जबरदस्त तरीके से विरोध किया, है ना। तो लिखिएगा ही अपोज्ड ज्यूरी एक्ट, अपोज्ड ज्यूरी एक्ट 1817, है ना, सॉरी 1827, अपोज्ड ज्यूरी एक्ट ऑफ 1827। इन्होंने ज्यूरी अधिनियम 1827 का विरोध किया। अब यहां पे ये बात आपको समझनी होगी कि आखिर यहां पे ज्यूरी एक्ट 1827 में ऐसा क्या था जिसके कारण राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया, ठीक बात है। तो एकदम आप जानते हैं कि यहां पे ऐसा था, एक अधिनियम ऐसा पारित किया गया था कि भारतीय और चाहे भारतीय हिंदू या मुस्लिम कोई भी जज हो, इन दोनों के अधिकार यूरोपियन जजों के बराबर नहीं था इस अधिनियम के तहत, बात समझ रहे। तो ये तो कहा कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये तो ठीक बात बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री टेस्ट का आंसर की सेंड कीजिए। अरे जिस रोज हिस्ट्री टेस्ट मैंने लिया था उस रोज आपको बोर्ड पे भी मैंने सब आंसर दे दिया था, तो वहां से आप लोग क्यों नहीं खोलकर देख लेते, और काफी देर तक बोर्ड पे लिखा हुआ था, है ना। चलिए, तो 1827 के ज्यूरी एक्ट का इन्होंने विरोध किया राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को वेदों के शस्त्रार्थ पे पराजित भी किया, तो ये भी याद रखना आप लोगों को, है ना। तो लिख लीजिएगा, ही डिफीटेड सुब्रमण्यम शास्त्री इन द डिबेट ऑफ आइडल वर्शिप। ही डिफीटेड सुब्रमण्यम शास्त्री he defeated सुब्रमण्यम शास्त्री, लिखिए, he defeated सुब्रमण्यम शास्त्री in the debate of idol worship, in the debate of idol worship। मूर्ति पूजा के डिबेट में इन्होंने सुब्रमण्यम शास्त्री को पराजित भी किया, तो ये भी याद रखना, ठीक है। इस संगठन में हम देखेंगे कि दो बहुत ही फेमस नेता सामने मिलेंगे आपको इस ब्रह्म समाज से जुड़े हुए। एक का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरे का नाम था केशव चंद्र सेन, है ना। तो ये दो प्रमुख नेता यहाँ पे आपको देखेंगे। लेकिन आप जानते हो कि मैंने आपको बताया भी था कि 1833 में राजा राम मोहन राय लंदन चले गए। अकबर सेकंड जो मुगल बादशाह था, सेकंड लास्ट मुगल बादशाह था, उसका दूत बनकर, ठीक है। तो जब उसका दूत बनकर ये लंदन चले गए तो फिर आखिर यहाँ पे ब्रह्म समाज को कौन देख रहा था,
है ना, यानी किसके नेतृत्व में ब्रह्म समाज यहाँ पे चल रहा था, तो कोई ना कोई तो होगा, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि राजा राम मोहन राय के बाद में कौन बने, फिर उसके बाद में कौन, फिर उसके बाद में कौन, ठीक है। यानी चेयरपर्सन की अगर हम बात करें या इसके अध्यक्ष की बात करें, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे एक हेडिंग डालिएगा, ब्रह्म समाज आफ्टर राजाराम मोहन राय, या ब्रह्म सभा आफ्टर राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज आफ्टर राजा राम मोहन राय, ठीक है। यानी राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की क्या स्थिति थी और कौन था यहाँ पे, तो याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय जब जा रहे थे, सबसे पहले तो अगर हम देखें इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाए कि सबसे पहले कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, ठीक, यही थे इसके सब कुछ। लेकिन जब ये लंदन जा रहे थे तो इन्होंने अपनी जगह पर द्वारिका नाथ टैगोर को कार्यभार सौंपा। किनको? द्वारिका नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर को इन्होंने कार्यभार सौंप दिया, ठीक है। द्वारिका नाथ टैगोर खूब बढ़िया से अपना कुछ दिनों तक चलाए, लेकिन फिर इन्होंने अपने पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर को सौंप दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना, तो देवेंद्र नाथ टैगोर को इन्होंने कार्यभार सौंप दिया। ये वही देवेंद्र नाथ टैगोर हैं जो बाद में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करेंगे 1839 में। तत्वबोधिनी सभा, है ना, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इन्होंने किया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1839 में बाद में, ठीक है, जिसका प्रमुख उद्देश्य था सर्च फॉर ट्रुथ, सत्य की तलाश, सत्य के लिए तलाश, है ना। सर्च फॉर ट्रुथ, याद रखिएगा, सत्य की खोज, सत्य के लिए खोज करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। तो आप लोग ऑफिस में एक बार फोन कर लीजिए ना, आस्था के ऑफिस में एक बार फोन कर लीजिए और बात कर लीजिए, है ना। तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, जिसका उद्देश्य था सर्च फॉर ट्रुथ, यही देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, ठीक। देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसका कार्यभार केशव चंद्र सेन को सौंप दिया। किनको सौंप दिया? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन को सौंप दिया। किसको? केशव चंद्र सेन को सौंप दिया, केशव चंद्र सेन को सौंप दिया। और केशव चंद्र सेन के बाद में यहां पे समस्या बेसिकली आने लगेगी, है ना। अब यहाँ पे केशव चंद्र सेन के बारे में पहले यहीं पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख ले, फिर इनके बारे में हम बताते हैं कि क्या समस्याएं आई थी। केशव चंद्र सेन ने एक किताब, एक समाचार पत्र इन्होंने लिखा, न्यूज़पेपर, जिसका नाम था इंडियन मिरर। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर चलाया था। क्या था ये? न्यूज़पेपर था, इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन, है ना। फिर इन्होंने शुभ समाचार भी चलाया था, शुभ समाचार भी इन्होंने चलाया था केशव चंद्र सेन ने, ये भी एक समाचार पत्र था। और इन्होंने 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी बाद में बनाया था। 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन,
इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, ठीक। तो केशव चंद्र सेन, अब देखो यहां पे ये मैं क्या बता रहा हूं कि सबसे पहले कौन बने थे? राजा राम मोहन राय। इनके जाने के बाद में कौन बने? तो द्वारिकानाथ टैगोर। इनके जाने के बाद में कौन बने? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। और इनके बाद में कौन बने? तो केशव चंद्र सेन। 1 2 3 4, 4 आ गया ना। अब 4 आ गया तो यहां पे क्रम बन जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है कि ब्रह्म समाज के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष या जो भी इसका कहे, चेयरपर्सन कहे कि निम्न क्रम बताइए, या कौन रहे कौन नहीं रहे। तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि सबसे पहले राजा राम मोहन राय, उसके बाद में द्वारिकानाथ टैगोर, उसके बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद में केशव चंद्र सेन। ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपको कंफ्यूज कराता है। किसी विकल्प में आपको यहाँ पे देवेंद्रनाथ लिख देगा, यहाँ पे द्वारिका लिख देगा। तो आप याद रखना, पहले द्वारिकानाथ टैगोर है, उसके बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर है, और फिर केशव चंद्र सेन है। क्लियर है? अब देखो यहां पे क्या समस्या आ गई। 1865 जब केशव चंद्र सेन जब ब्रह्म समाज की का अध्यक्ष बने, ब्रह्म समाज का जब ब्रह्म सभा का अध्यक्ष कौन बने? केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन बहुत ही लिबरल विचारों वाले व्यक्ति थे, समझ रहे हो। हालांकि पहले देखो क्या था कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था कि मोनोथिज्म का प्रचार प्रसार करना। उसमें सब लोगों को बुलाया जाता था, है ना, बैठते थे, और वैदिक धर्म की बात होती थी, माने ओरिजिनल धर्म की बात होती थी। जो ओरिजिनल सनातन धर्म था उसके बारे में यहाँ पे खूब चर्चाएं होती थी, है ना। यानी हिंदू धर्म से संबंधित लोग इसमें उपस्थित होते थे। केशव चंद्र सेन ने क्या किया कि ब्रह्म समाज के दरवाजे अन्य धर्मावलंबियों के लिए भी खोल दिया। ठीक। और जब अन्य धर्मावलंबियों के लिए खोला, और ये कब खोला था? बेसिकली 1865 में, है ना। दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए। और इनका ये ऐसा मत समझना कि इनका कोई खराब कदम था, ये एकदम सही कदम था, इनके द्वारा ये उठाया गया, इसलिए इसको हम लोग सही कहते हैं। या आप भी इसको देखोगे तो सही कहोगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि नहीं होता है कि बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं कि इस धर्म में ऐसा है ऐसा है, और मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो सच्चाई में धर्म के बारे में जानते ही नहीं। सच्चाई क्या है कि वो धर्म के विशेष संदर्भ में कुछ भी नहीं जानते, और उसके बाद में इस तरह से उल्टा पुल्टा बोल देते हैं कि इसमें तो वो है, इसमें तो वो है। तो ये इस सभा में आएंगे, बैठेंगे, तो सनातन धर्म की ओरिजिनल बातें होंगी, ब्रह्म समाज के एक ईश्वर के बारे में खूब अच्छी संकल्पनाएं दी जाएंगी। तो जिनके मन में कुछ विवाद है, इस तरह से गलत फहमियां है, वो भी तो दूर हो सकता था ना। बस समझ रहे ना। तो इसलिए इनका कदम गलत नहीं था, इनका बल्कि कदम सही था। और ये ब्रह्म समाज के दायरा को और बड़े क्षेत्रों में फैलाना चाहते थे बेसिकली। ठीक। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ट्रेडिशनल टाइप के लोग भी होंगे जिन लोगों ने यह कहा कि केशव चंद्र सेन ने तो ब्रह्म समाज के आदर्शों को धूमिल कर दिया, दूसरे धर्मों को लाके यहां पे इन्होंने इसको धूमिल कर दिया, इसलिए हम लोग केशव चंद्र सेन के साथ काम नहीं करेंगे। और कुछ लोग यहां से उठे और सीधे देवेंद्रनाथ टैगोर के पास चले गए, और उन्होंने कहा कि आप ऐसे आदमी के हाथों में ये सभा को सौंप दिए हैं जो इसकी लोकप्रियता को खत्म कर देगा, इसके इंपॉर्टेंस को खत्म कर देगा, और ब्रह्म समाज ही एक रोज खत्म हो जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं, और केशव चंद्र सेन के हाथ से ब्रह्म समाज फिर से अपने हाथों में ले लेते हैं। ठीक बात है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया कि इनको हटा दिया, केशव चंद्र सेन को इस ब्रह्म समाज के पद से हटा दिया, और पूरा ब्रह्म समाज अपने हाथ में ले लिया। लेकिन केशव चंद्र सेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये भी बहुत बड़े समाज सुधारक थे, और इनकी लोकप्रियता इस समय बहुत ज्यादा थी। ठीक है। तो इसलिए वो चुपचाप बैठेंगे नहीं, बल्कि केशव चंद्र सेन ने एक अलग ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। ठीक बात है। तो अलग ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई, यानी डिवीजन हो गया, पहला विभाजन जिसे कहते हैं। तो 1865 में ब्रह्म समाज का पहला डिवीजन हुआ, और पहला डिवीजन हुआ था, एक डिवीजन को कहा गया ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज।
और दूसरा जो बना उसका नाम दिया गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, यानी इसी को भारतीय ब्रह्म समाज कहेंगे और इसको सिंपल ब्रह्म समाज कहेंगे। ठीक, अब जो ब्रह्म समाज था इसका नेतृत्व स्वयं देवेंद्रनाथ टैगोर संभाले। देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया। केशव चंद्र सेन ने किया, याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। केशव चंद्र सेन तो ब्रह्म समाज में ये पहला डिवीजन हो गया। अब सब खूब आगे चलता रहा फिर, और आगे जब चलता रहा तो एक और बात ये हो गई, आगे एक बात ये हो गई कि जैसे इस ब्रह्म समाज के मंच से महिलाओं की स्थिति को सुधारने का आह्वान किया जाता था, है ना। सती प्रथा का विरोध किया जाएगा, महिला एजुकेशन का समर्थन किया जाएगा, बाल विवाह का विरोध किया जाएगा। केशव चंद्र सेन ये सब कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि अपने एक नाबालिग बेटी का विवाह जो कम उम्र की थी कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। अब जब कर दिया तो इसका सीधा मतलब हो गया कि ये बाल विवाह का समर्थन कर दिया ना, तभी तो अपनी छोटे उम्र की बेटी का विवाह इन्होंने कर दिया। इसलिए इनके अनुयायी केशव चंद्र सेन के जो फॉलोअर्स थे उनमें से कुछ लोग नाराज हो गए और बोला कि ना ना, ये तो इनका सिद्धांत और व्यवहार में बहुत फर्क है, इसलिए हम लोग इनके साथ नहीं काम करेंगे। और ये लोग यहां से निकलकर एक अलग ब्रह्म समाज की स्थापना कर लिया, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज में दूसरा डिवीजन हो जाएगा, है ना। तो केशव चंद्र सेन वाला इसमें ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। अच्छा एक बात बताऊं कि इस समय तक आते आते ये लगभग विलुप्त हो चुका है, क्योंकि यही ब्रह्म समाज एकदम ओरिजिनल ब्रह्म समाज के रूप में स्थापित हो चुका था। क्यों? चूंकि केशव चंद्र सेन बड़ा फेमस थे समाज सुधार के संदर्भ में, इसलिए इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, है ना। तो ये एक तरह से इस समय तक धूमिल हो चुका था। लेकिन ये घटना कब का है? 1878 का, जब यहाँ पे ब्रह्म समाज में दूसरा डिवीजन हमें दिखाई देगा और दो हिस्सों में यहाँ पे बट जाएगा, है ना। तो दो हिस्सों में जब बटेगा तो एक क्या कहा जाएगा? यही होगा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, एक को तो यही कहेंगे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, और इसका नेतृत्व कौन करेंगे? तो केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन कर रहे हैं। और दूसरा यहां पे बटा, उसका नाम दिया गया साधारण ब्रह्म समाज। दूसरे का नाम साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज। तो अब ये देखो दूसरा डिवीजन 78 में। अब याद रखना कि 65 के डिवीजन का कारण क्या था? ज्यादा उदारता, ज्यादा लिबरल होना। और 78 के डिवीजन का कारण क्या था? याद रखिएगा, 78 के डिवीजन का कारण क्या था? तो बाल विवाह, है ना। इस कारण से यहां पे डिवीजन हो गया। ठीक बात है। और यहां पे अब जैसे केशव चंद्र सेन तो हम जान ही रहे, यहां पे थोड़ा सा हम लिख लें कि इन कौन कौन लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापकों के रूप में आते हैं। तो नाम लिख लीजिएगा, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, द्वारिकानाथ गांगुली, द्वारिकानाथ गांगुली, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, SN
बनर्जी। ये सब केशव चंद्र सेन से नाराज होकर अलग बना लिए साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, अलग बना लिए क्या, तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की। बाद में केशव चंद्र सेन ने 1880 में इस ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके नौ विधान रख दिया। याद रखना, ये कभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ जाएगा। नौ विधान कोई और नाम नहीं है, कोई और अलग से नया संगठन मत समझिएगा। जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था ना, भारतीय ब्रह्म समाज, उसी को केशव चंद्र सेन ने 1880 में क्या नाम रख दिया, नौ विधान रख दिया, है ना। तो लिख लीजिएगा, केशव चंद्र सेन चेंज्ड द नेम ऑफ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इनटू नौ विधान, इनटू नौ विधान। इनटू नौ विधान लिख लेना। 1880 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यानी भारतीय ब्रह्म समाज का नाम बदलकर नौ विधान कर दिया। भारतीय ब्रह्म समाज का नाम बदलकर नौ विधान कर दिया। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये जितने लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसी साधारण ब्रह्म समाज के माध्यम से कुछ मैगजीन्स प्रकाशित किए गए, मतलब कुछ पंपलेट हुआ, मैगजीन्स हुआ, बुक हुए, ये सब प्रकाशित किए गए। तो कई बार अगर आप लोगों से आ जाए कि साधारण ब्रह्म समाज की कौन सी पत्रिका थी, कौन सा बुक था, तो ये भी नाम कभी कभी आ जाता है। जैसे लिख लीजिएगा, तत्व कौमुदी, है ना, ब्रह्म जनमत, तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, ठीक, इंडियन मैसेंजर, ठीक है, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू, हाँ बिल्कुल रिया, आपने सही समझा कि पहले डिवीजन का कारण इनका ज्यादा उदार प्रवृत्ति था, इस कारण से कुछ लोग नाराज हुए और अलग बना लिए। और सेकंड वाले का कारण बाल विवाह था, अपनी पुत्री का कम उम्र में इन्होंने विवाह कर दिया। अब जरा बताओ, जो स्वयं मतलब सिद्धांतवादी था और जिसका जो प्रचार कर रहा था, अगर उसी का वो उल्लंघन करेगा तो लोगों का भरोसा उस पर कैसे हो सकता है ना। तो इसलिए ये ऐसा कहा जाता है। इस कारण दूसरा डिवीजन यहाँ पे हो गया। ठीक बात है। तो ये आपको जो पूरा मैंने अभी आपको दिखाया, ये पूरे ब्रह्म समाज कैसे दिख रहा है आपको। आप लोग ऐसा ही बनाए हो ना, नोट्स बनाते हो ना,
ये खाली सुनते हो और सोचते हो बाद में देख लेंगे, नहीं। हाँ, एकदम इस तरह से स्ट्रक्चर बना बना कर बनाओगे ना तो याद रहेगा, है ना। यहाँ ऑफलाइन में तो मैं सबका देखते रहता था कि कौन कैसा काम कर रहा है। अब जैसे देखो देखो किस तरह से, है ना। असल में डिवीजन कब से हुआ? केशव चंद्र सेन से, है ना। यही ना हम बता रहे थे आपको। तो केशव चंद्र सेन देखिए, है ना, 1865 में। एकदम रिकॉल करा देता हूं फिर से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन खूब बनते हैं। 1865 में एक तरफ ब्रह्म समाज और दूसरी तरफ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, है ना। उधर देवेंद्रनाथ टैगोर और इधर केशव चंद्र सेन। ठीक, केशव चंद्र सेन में 1878 में दूसरा विभाजन हो गया, तो एक तरफ केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया हो गया। और इसी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को केशव चंद्र सेन ने 1880 में इसका नाम बदलकर नौ विधान कर दिया। तो कभी आ जाए नौ विधान, तो नौ विधान कोई नया संगठन नहीं है। नौ विधान बेसिकली ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का ही नया नाम केशव चंद्र सेन ने दिया था। इधर साधारण ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापकों में आप देखेंगे तो जैसे आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, द्वारिकानाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इस संगठन साधारण ब्रह्म समाज के संगठन के माध्यम से जो प्रकाशित किए गए, जो इस धर्म का प्रचार प्रसार जिसके माध्यम से होता था, उसका नाम था जैसे तत्व कौमुदी हो गया, है ना, ब्रह्म जनमत हो गया, इंडियन मैसेंजर हो गया, संजीवनी हो गया, नव्य भारत हो गया और मॉडर्न रिव्यू हो गया। तो ये सब साधारण ब्रह्म समाज से जुड़े हुए किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, है ना, पंपलेट वगैरह हैं। क्लियर है? तो ये था अपना ब्रह्म समाज पूरा, और राजा राम मोहन राय। इसके बाद में हम एक और संगठन देखें इस समय का, जिसका नाम है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, है ना, प्रार्थना समाज। इस संगठन की स्थापना 1867 मुंबई, 1867 मुंबई या बम्बे, कोई भी लिखिएगा चल जाएगा, है ना, बम्बे। संस्थापक में महादेव गोविंद रन्नाडे, आत्माराम पांडुरंग। फाउंडर में महादेव गोविंद रन्नाडे, नाम सुने होंगे, महादेव गोविंद रन्नाडे। दूसरे आत्माराम पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग। और संस्थापकों में एनजी चंद्रावरकर, और संस्थापकों में रामकृष्ण भंडारकर, रामकृष्ण भंडारकर। याद रखिएगा, ये सब संस्थापक हैं। इन लोगों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब साउथ के हैं लोग, है ना, और केशव चंद्र सेन को सबसे ज्यादा जो उनकी लोकप्रियता थी वो बेसिकली साउथ इंडिया में थी। याद रखिएगा, तो साउथ इंडिया में इनकी लोकप्रियता ज्यादा थी, और उन्हीं केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर ही इन लोगों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक, तो ये बेसिकली प्रार्थना समाज जो था ये प्रभावित था, प्रार्थना समाज प्रभावित था ब्रह्म समाज से। ठीक बात है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि प्रार्थना समाज निम्न में से किस संगठन से प्रभावित था? ठीक है, किस संगठन से प्रभावित था? तो
किस संगठन से प्रभावित था? तो आप सीधे कहिएगा कि ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज कौन सा? तो केशव चंद्र सेन वाला, है ना, केशव चंद्र सेन वाला। इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रह्म समाज ऑफ केशव चंद्र सेन, इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रह्म समाज ऑफ केशव चंद्र सेन, यानी केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज से ये सर्वाधिक प्रभावित था। ठीक है। उद्देश्यों की अगर मैं बात करूं यहां पे कि इस संगठन का उद्देश्य क्या था, यानी इस प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था, क्या क्या इनका उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था। तो जैसे इन्होंने कास्ट सिस्टम, जल्दी बताइए, कास्ट सिस्टम को ये सपोर्ट करेंगे या डिनाई करेंगे? अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक, विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन। अब ये तो हम चार यहां पे लिखा उद्देश्य। अब आपको बताना है कि इसमें कौन मानता है और कौन किसको नहीं मानेंगे। तो एकदम कॉमन सी बात है, समाज सुधारकों के एक एकदम कॉमन सा है कि वो सबके लिए एकदम कॉमन आपको दिखाई देगा, है ना। सारे के सारे यहाँ पे समाज सुधारक होंगे, वो कास्ट सिस्टम की आलोचना करेंगे, मतलब नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। अनटचेबिलिटी को भी नहीं मानेंगे, मतलब छुआछूत को भी नहीं मानेंगे। विडो रीमैरिज को मानेंगे, इसको समर्थन करेंगे, यानी विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। वुमेन एजुकेशन का समर्थन करेंगे। क्लियर है? वुमेन एजुकेशन का ये लोग समर्थन करेंगे। ठीक है। तो जैसे कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था को ये नहीं मानते, छुआछूत को ये लोग नहीं मानते, है ना, विधवा पुनर्विवाह को ये मानेंगे, महिलाओं की शिक्षा को ये मानेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभा वीडियो। ठीक। तो कभी पूछ लिया जाए कि प्रार्थना समाज, देखो मैं क्या बता रहा था कि प्रार्थना समाज किससे ज्यादा प्रभावित था या किससे प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर ही दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। ठीक बात है। और इस प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? तो जाति व्यवस्था का विरोध करना, छुआछूत का विरोध करना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना और महिला शिक्षा का समर्थन करना। ठीक, ये इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक बात है। प्रार्थना समाज के माध्यम से कुछ संगठनों की स्थापना भी हुई, है ना। इस संगठन ने, मतलब ये सभा ने कुछ संगठनों को भी बनाया, जैसे डिप्रेस्ड क्लास मिशन, जैसे लिख लीजिएगा डिप्रेस्ड क्लास मिशन। डिप्रेस्ड क्लास मिशन हिंदी इसका लिखिएगा कि क्या होगा, दलित जाति संघ, दलित जाति संघ। दलित जाति संघ की स्थापना। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग की स्थापना। सोशल सर्विस लीग की स्थापना कहने का मतलब समाज सेवा दल की स्थापना। समाज सेवा दल की स्थापना। तीसरा,
दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, यानी दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना, है ना। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि यही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पूना फर्ग्यूसन कॉलेज। यही बाद में पूना जो इस समय पुणे में अगर देखोगे, अगर कोई पुणे से हो या कोई जान पहचान का हो या कभी गए हो, तो पूना का सबसे फेमस कॉलेज के रूप में ये जाना जाता है इस समय, है ना। तो पूना फर्ग्यूसन कॉलेज, जैसे आप ये समझ सकते हो, जैसे दिल्ली में हिंदू कॉलेज का जो स्थान है, सेंट स्टीफन कॉलेज का जो स्थान है, वही पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज का है। जैसे पटना वाले आप लोग जानते हैं कि पटना में जैसे पटना कॉलेज का स्थान है, साइंस कॉलेज का जो स्थान है ना, वुमेन्स कॉलेज का जो स्थान है, वही पुणे का फर्ग्यूसन कॉलेज का स्थान है ना। तो पूना फर्ग्यूसन कॉलेज ही पहले दक्कन शिक्षा सभा के नाम से जाना जाता था। इसके संस्थापकों में कौन थे? तो महादेव गोविंद रन्नाडे, है ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक ने नाम लिया था कि महादेव गोविंद रन्नाडे के बारे में, तो याद रखिएगा कि महादेव गोविंद रन्नाडे बहुत ही स्कॉलर व्यक्ति थे, और इसी कारण उनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। एमजी रन्नाडे, ठीक है। और एमजी रन्नाडे, जल्दी बताओ तो ये किसके गुरु कहे जाते हैं? जैसे आप लोग याद होगा कि गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रन्नाडे। तो ये किसके थे? गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है, रन्नाडे को। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। तो एक तो ये संगठन हुआ। एक और संगठन देखें, वेद समाज। वेद समाज, हेडिंग डालिएगा वेद समाज। और वेद समाज में लिखिएगा इसकी स्थापना है 1864 मद्रास में। अठारह सौ चौसठ। श्री धरलू नायडू इसके संस्थापक हैं, श्री धरलू नायडू। और ये भी ब्रह्म समाज के प्रभाव से ही बना था, केशव चंद्र सेन के ही प्रभाव से। यानी ऐसे आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड बाय
केशव चंद्र सेन, है ना। और इन्हीं सब कारणों से इसे ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। इसे दक्षिण का ब्रह्म समाज कहा जाता है, याद रखिएगा। दक्षिण का ब्रह्म समाज यानी साउथ इंडियन ब्रह्म समाज के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, उद्देश्य तो सेम होगा जो मैंने आपको बताया, है ना। आर्य समाज एक और संगठन, आर्य समाज स्थापना 1875। आर्य समाज 1875 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, इसका हेडक्वार्टर अगर देखें तो 1875 में बॉम्बे और फिर 1878 में लाहौर कर दिया गया। 1878 में इसे कहाँ ले गया गया, तो लाहौर कर दिया गया। ठीक है, लाहौर 1878 के नहीं 78 नहीं, एग्जैक्ट लिख लो, 1877 में इसे लाहौर कर दिया गया, इसका मुख्यालय। संस्थापक आप जान ही रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती संस्थापक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सब लोग जान रहे हो ना, सब जानते हो ना इनके बारे में। बहुत ही शानदार व्यक्ति, हिंदुइज्म का एक तरह से पुनरुत्थान करने वाले व्यक्ति, है ना। थोड़ा सा एग्रेसिव संत कहे जाते हैं, है ना। जैसे आमतौर पे अगर कोई आकर हिंदुइज्म की आलोचना करता है तो इनसे पहले के संत क्या करते थे कि उसको काउंटर करते थे कि नहीं देखिए आप गलत सुने हो, ऐसा नहीं है, इस प्रकार से है। इन्होंने क्या किया कि जैसे अगर कोई आकर हिंदुइज्म की आलोचना किया तो इन्होंने सिर्फ उसको काउंटर ही नहीं बल्कि जो आया था ना उसको भी दो चार सुना दिया कि अच्छा आप में ऐसे, अच्छा आप में ऐसे, अच्छा आप में ऐसे, है ना। तो इस कारण से इनका छवि कैसा बन गया, एग्रेसिव संत का छवि बन गया, है ना। तो एग्रेसिव संत के रूप में देखे जाते हैं। इनका मूल नाम अगर आप देखेंगे, ओरिजिनल नाम, बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर, मूल शंकर इनका ओरिजिनल नाम था। ठीक है, 1824 में मौरवी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। 1824 में मौरवी, मौरवी कहां पे, गुजरात। मौरवी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। और 1883 में इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी। 1883 में इनकी मृत्यु अजमेर में हुई, है ना। इनके दो गुरु थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के दो गुरु थे। एक का नाम था पूर्णानंद और दूसरे का नाम था स्वामी ब्रिजानंद, है ना। दूसरे का नाम था स्वामी बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद। तो दो गुरु थे। बिरजानंद अंधे थे बेसिकली, याद रखिएगा। इन्हें मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। इन्हें मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग, जो अफ्रीका में मार्टिन लूथर किंग ने किया था वही इन्होंने यहां पे किया, इसलिए इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इस आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था,
तो याद रखना, नाम से एकदम क्लियर है कि आर्य शब्द लगा है, इसका मतलब ये ओरिजिनल आर्य कल्चर को स्थापित करने का प्रयास है ना। प्रेरणा प्रिया लिखती हैं कि सर कौन सा, बिरजानंद, अभी तो बताया मैं। ठीक है, तो इनका प्रमुख उद्देश्य पूछा जाए कि इस आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो लिखिएगा टू एस्टैब्लिश वैदिक रिलीजन, यानी वैदिक धर्म की स्थापना करना। टू एस्टैब्लिश वैदिक रिलीजन यानी वैदिक धर्म की स्थापना करना। ठीक है, वैदिक धर्म की स्थापना करना। मोटो क्या था, मोटो इनका दो मोटो है ना, और दो मोटो क्या था, एक था गो बैक टू वेदा, गो बैक टू वेदा, और दूसरा था इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, यानी भारत भारतीयों के लिए और वेदों की ओर लौटो। ये इनके दो मोटो थे, स्लोगन था। ये कई बार आप लोगों से पूछ चुका है, गो बैक टू वेदा तो कई बार आप लोगों से आ चुका है कि गो बैक टू वेदा किसका स्लोगन है, तो कहिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का, है ना। और इंडिया फॉर इंडियंस भी पूछे, भारत भारतीयों के लिए कभी पूछ ले, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन कभी भी आ सकता है कि भारत भारतीयों के लिए पहली बार किसने कहा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। ठीक है, इस संगठन ने, इस संगठन की बात करूं या स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करूं, है ना, तो इन सब के संदर्भ में अगर मैं देखूं कि इनका क्या क्या कार्य था, है ना, कौन कौन सा ये काम करते थे, मतलब इस संगठन के माध्यम से इनका क्या उद्देश्य था, क्या करना चाहते थे, तो याद रखिएगा अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी क्या करेंगे, खत्म या समर्थन, खत्म करेंगे या समर्थन करेंगे, जल्दी बताइए। पहले लिख देता हूं फिर पूछता हूं। जल्दी बताओ, अब बताइए। चलिए एक एक करके देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती पूछूं या फिर आपसे मैं आर्य समाज की बात करूं, इन दोनों का क्या उद्देश्य होगा, चाहे हम स्वामी दयानंद की बात करें या आर्य समाज की बात करें, एक ही बात है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब भी आया कुछ। सभा प्रवीण लिखते हैं कि आइडल वर्शिप शुरू करेंगे, नहीं अब यहां पे थोड़ा सा देखो, देखो अनटचेबिलिटी का अपोज किया जाएगा, यानी उसका समर्थन नहीं किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। ठीक बात है। कास्ट सिस्टम का इन्होंने विरोध किया या नहीं किया, जल्दी बताइए। जाति व्यवस्था को ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, जाति व्यवस्था को ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, जल्दी बताओ। जाति व्यवस्था नहीं, नहीं मानेंगे, चलो नहीं मानेंगे, ठीक है। आइडल वर्शिप को ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मूर्ति पूजा को ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। देखो मैंने आपको क्या, आइडल वर्शिप को सपोर्ट नहीं करेंगे, रिया कहती हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्योंकि मैं आपको जब वैदिक पढ़ा रहा था तो उस समय मैं बोला था कि जो ओरिजिनल आर्य थे वो बेसिकली मूर्ति पूजक नहीं थे, उन्हें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। और आर्य समाज का मतलब ही क्या है कि वही पुरानी आर्य कल्चर को स्थापित करना, ओरिजिनल आर्य कल्चर को स्थापित करना,
यही प्रमुख उद्देश्य था इसका, है ना, इस संगठन का। तो ओरिजिनल आर्य कल्चर में अब देखोगे तो मूर्ति पूजा नहीं है, ठीक। तो इसलिए मूर्ति पूजा का ये विरोध करेंगे। ये पुराण को मानेंगे कि नहीं? पुराण को मानेंगे कि नहीं? पुराण, 18 पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब नाम सुने होंगे। मानेंगे? सभा परवीन कहती है कि मानेंगे, प्रीति भी कहती है पुराण में मानेंगे। मैक्सिमम लोगों का जवाब आ रहा है कि मानेंगे। याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती पुराणों में भरोसा नहीं करते, ये पुराण को नहीं मानते। ये क्या कहते हैं कि एकमात्र ओरिजिनल ग्रंथ है जो सनातन धर्म को समझा सकता है या समझ सकता है, वो एकमात्र ग्रंथ है और वो है वेद। तभी तो इनका स्लोगन था गो बैक टू वेदा, यानी वेदों की ओर लौटो। तो ये वेद को तो मानते हैं लेकिन पुराण को नहीं मानेंगे, ठीक। इनका ये कहना है कि पुराण की रचना बहुत बाद में हुई, और आपको भी मैंने चर्चा किया था कि पुराणों की रचना गुप्त काल की देन है, और इसलिए ये कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं होगा, इसमें बहुत सारी बातें शामिल कर दी गई होगी, इसलिए ये पुराण को बिल्कुल भी नहीं मानते। वेद को मानेंगे लेकिन ये पुराण को नहीं मानेंगे, है ना। वर्ण व्यवस्था को मानते हैं क्या? याद रखना, वर्ण व्यवस्था का ये समर्थन करते हैं, है ना, वर्ण व्यवस्था को। लेकिन ये कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन करेंगे, ठीक। जाति व्यवस्था नहीं मानते लेकिन वर्ण व्यवस्था को ये स्वीकार करते हैं। कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था है उसको ये स्वीकार करते हैं, है ना। यही वो पहले संत हैं जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया। कभी पूछ ले आपसे कि हु क्वाइंड द टर्म स्वराज, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, तो आपका जवाब यही होंगे, स्वराज। स्वराज टर्म का इस्तेमाल सबसे पहली बार किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो स्वराज का पहली बार प्रयोग करने वाले यही व्यक्ति हैं, ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले, याद रहेगा। फिर अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाऊं, और याद रखना स्वराज पर यहां से 3 प्रश्न आते हैं। हु क्वाइंड द टर्म स्वराज, यानी स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, तो जवाब होता है स्वामी दयानंद सरस्वती। हु क्वाइंड द टर्म स्वराज? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से यहां से बन जाता है कि हु यूज्ड द टर्म स्वराज ऑन द फ्लोर ऑफ कांग्रेस, ऑन द फ्लोर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? जल्दी बताइए, कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? नंदलाल बता रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, अभिषेक गांधी जी बता रहे हैं, और सुधाकर पांडे बता रहे हैं दादा भाई नौरोजी, कुछ लोग तिलक, गंगा नेहरू भी कहते हैं, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी तिलक यहीं पे है, दादा भाई नौरोजी भी हैं। हाँ, सब लोग एक एक लोगों का नाम दे दो, कोई तो आ ही जाएगा, है ना। तो अगर स्वराज कांग्रेस के मंच से आपसे पूछा जाए, है ना, कि कांग्रेस के मंच पर पहली बार स्वराज का इस्तेमाल किसने किया, प्रयोग किसने किया, तो लिखिएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के मंच से पहली बार दादा भाई नौरोजी, 1906 कोलकाता अधिवेशन, है ना, दादा भाई नौरोजी 1906 कोलकाता सेशन, है ना, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी
और तब एक क्वेश्चन ये आ जाए कि जैसे हमने कहा कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, तो दादा स्वामी दयानंद सरस्वती। कांग्रेस के मंच से किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी। और अगर प्रश्न आ जाए कि स्वराज को फेमस किसने बनाया, स्वराज का नारा किसने दिया, हु गेव अ स्लोगन ऑफ स्वराज, स्लोगन किसने दिया, हु गेव अ स्लोगन ऑफ स्वराज, स्वराज का नारा किसने दिया। अब बताइए स्वराज का नारा। गुड, बहुत बढ़िया, इसमें मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन आंसर सही आ रहा है। तो स्लोगन जब पूछे ना, यानी नारा पूछे आपसे कि नारा किसने दिया, तो आपका जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, याद रहेगा, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज का नारा दिया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना भी की। इन्होंने कुछ किताबों की रचना भी की है, जैसे लिखते जाइए। और सत्यार्थ प्रकाश सबसे फेमस किताब है इनका। सत्यार्थ प्रकाश बहुत फेमस किताब है इनका। वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका इन्हीं की किताब है। और वेद भाष्य एक और किताब है। वेद भाष्य इन्हीं की किताब है। ठीक है, इन्होंने एक और आंदोलन चलाया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया जिसे शुद्धि मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट। ही स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है, अब देखो शुद्धि आंदोलन क्या है। शुद्धि आंदोलन कोई जैसे वर्तमान में आप लोग देखते होंगे कि विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया जाता है और उस कार्यक्रम को कहा जाता है घर वापसी प्रोग्राम। सुने हो, घर वापसी प्रोग्राम। ऐसे लोग जो किसी कारणों से अन्य दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए थे, उनको फिर से हिंदुइज्म में शामिल करना, इसी को शुद्धि आंदोलन कहा गया। अब यहाँ पे शुद्धि नाम इसलिए पड़ जाता है कि जब इसे हिंदू धर्म में लेते थे तो गंगा जल वगैरह से पहले शुद्ध करते थे और शुद्ध करके इनको वापस लिया जाता था। इसी को कहा जाता था शुद्धि आंदोलन, है ना। यही शुद्धि आंदोलन वर्तमान का घर वापसी प्रोग्राम है ना। जैसे पहले क्या था कि पहले अब जैसे कह देते थे शुद्धि आंदोलन, तो थोड़ा ऐसे इसमें निगेटिव टाइप की बातें आ रही है कि पवित्र करके लेना, इसका मतलब कि बाकी सारे धर्म अपवित्र है ना। तो हिंदू धर्म के नेताओं ने इसको चेंज किया, खास करके विश्व हिंदू परिषद ने, और इसका नाम कह दिया घर वापसी प्रोग्राम। इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होती है। कहने का मतलब कि आप हमारे ही थे, किसी कारण बस आप चले गए थे, और जब आपको चेतना का विकास हुआ, चेतना वगैरह आया, तो आप फिर से अपने घर आ गए। यानी सुबह को भूला शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो वर्तमान का घर वापसी प्रोग्राम जो आप लोग सुनते हैं, उसी को बेसिकली, इसकी शुरुआत बेसिकली स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी शुद्धि आंदोलन के नाम से। ठीक है, तो याद रखना शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो स्वामी जी ने चलाया था। उद्देश्य क्या था, तो दूसरे धर्म में चले गए लोगों को फिर से अपने धर्म में लेकर आना। ठीक है, स्वामी जी की मृत्यु 1883 में बेसिकली हो गई अजमेर में। और अजमेर में मृत्यु के पीछे कारण क्या था, तो एक छोटी सी स्टोरी है, इसको सुनिए। जैसे आप जानते हैं कि पहले के जो गुरु लोग थे वो अपने शिष्यों के घर आते जाते रहते थे, अब सबको पता है ना।
तो इनका भी एक शिष्य रहा करता था अजमेर में, और वो शिष्य मतलब वहाँ का लोकल एक तरह से कह सकते हैं कि राजा के रूप में था। तो ये गए थे वहाँ के नरेश के पास। तो वहाँ जब गए तो वो जो राजा था वो नाच गाने में एकदम व्यस्त था, नहीं, खूब रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था उसके दरबार में। जब स्वामी जी पहुंचे तो ये सब देखकर बहुत नाराज हुए, और नाराज ही नहीं हुए बल्कि खूब बढ़िया से उसको लेक्चर सुनाया। लेक्चर इनका इतना शानदार था कि उस राजा का पूरा दिमाग हिल गया, और उसने उसके बाद से नाच गाना वगैरह सब तो बंद कर ही दिया। जो बेचारी नर्तकी आई थी नृत्य करने के लिए उसको भी जेल में बंद कर दिया, और बोला इसी कारण सब हो रहा था। समझ रहे हो? तो उसे बंद कर दिया जेल में। किसको? नर्तकी को। अब नर्तकी के दिमाग में ये बातें बैठ गई कि हमारा ये जो दुर्गति है वो सब किसके कारण है? तो इसी स्वामी जी के कारण है। ठीक है, तो ये जो दुर्गति किसके कारण? तो स्वामी जी के कारण है। तो ये स्वामी जी से बदला लेने के लिए प्रयास करती है, और इसी संदर्भ में रसोइये से ये सांठगांठ करती है और स्वामी जी को भोजन में जहर दिलवा देती है। तो स्वामी जी की मृत्यु जहर खाने से हुई है ना, वही अजमेर में, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए इनका अंतिम संस्कार वगैरह सब कहाँ किया गया? अजमेर में ही है। क्लियर है? लेकिन इनके मरने के बाद में हम देखते हैं कि इनके जो फॉलोअर्स थे उनमें थोड़ा सा विवाद आ गया, और विवाद असल में भाषा को लेकर आया कि जैसे जो शिक्षा की काम चल रहा था तो शिक्षा किस लैंग्वेज में दिया जाएगा, है ना, इसको लेकर विवाद हुआ। तो इनके मृत्यु के पश्चात बेसिकली यानी 1892-93 की घटना है, आप कह सकते हैं, आर्य समाज के जो फॉलोअर्स थे वो दो हिस्सों में बट गए। ठीक है, आर्य समाज के फॉलोअर्स दो हिस्सों में बट गए। एक ने कहा एक को कहा जाता है ऑक्सीडेंटलिस्ट, है ना, ऑक्सीडेंटलिस्ट, और दूसरे को ओरिएंटलिस्ट। ऑक्सीडेंटलिस्ट को इसको कहते हैं पाश्चात्य, है ना, हिंदी क्या होता है? पाश्चात्यवादी। पाश्चात्यवादी, और उसको हम लोग कहते हैं प्राच्यवादी। प्राच्यवादी कुछ समझ में आ रहा है? ये इसका मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लिया, लेकिन कोई मतलब समझ में आया? पाश्चात्यवादी और प्राच्यवादी, नहीं ना? देखो, इसी पाश्चात्यवादी को एंग्लिसिस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंग्लिसिस्ट, और इसको आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी नहीं, इंडोलॉजी, यानी ऐसे लोग जो विदेशी शिक्षा का समर्थन करेंगे उनको पाश्चात्यवादी कहा जाता है, अंग्रेजी एंग्लिसिस्ट, और जो भारतीय शिक्षा का समर्थन करेंगे उन्हें इंडोलॉजी कहा जाता है, यानी प्राच्यवादी कहा जाता है। भारत का भाषा, बिल्कुल संत आदित्य कहते हैं, बिल्कुल सही, कि प्राच्यवादी मतलब जो भारतीय ज्ञान विज्ञान भारतीय भाषा का समर्थन करे, और प्राच्यवाद पाश्चात्यवादी मतलब जो विदेशी भाषा का समर्थन करे, है ना। अब जैसे इसमें देखिएगा कि एंग्लिसिस्ट में, एंग्लिसिस्ट में जो बेसिकली जो प्रमुख लोग थे जैसे लाला हंसराज, है ना, लाला लाजपत राय, हंसराज, है ना, हंसराज, लाला लाजपत राय, या लाला जी लिख दो तो काम चल जाएगा, लाला लाजपत राय को लाला जी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक। और इधर होंगे श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम, स्वामी श्रद्धानंद,
स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम मुंशीराम। ठीक। हंसराज और लाला लाजपत राय ने 1886 में लाहौर में 1886 में लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की और ये लोग स्वामी श्रद्धानंद और लेखराम मुंशीराम ने मिलकर 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की। गुरुकुल की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना? तो गुरुकुल की स्थापना की। ठीक। और इसी एंग्लो वैदिक स्कूल को वर्तमान में जानते हो किस नाम से जाना जाता है? इसी एंग्लो वैदिक स्कूल को वर्तमान में DAV के नाम से जाना जाता है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, है ना? DAV कॉलेज या DAV स्कूल। बहुत सारे लोग होंगे इसमें DAV में पढ़े हुए। कितने लोग हैं जो DAV से हैं? हाँ, रिया बताती है कि मैं DAV की स्कूल हूँ, सॉरी छात्रा हूँ, है ना? तो देखो, DAV मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, मतलब एक ऐसा स्कूल होगा जिसमें अपना भी होगा और एंग्लो भी होगा। एंग्लो मतलब अंग्रेजी शिक्षा भी होगी और प्लस यहाँ पे वैदिक शिक्षा भी होगी, तो दोनों एक साथ चलेगा, उसी को एंग्लो वैदिक स्कूल। और गुरुकुल में क्या होगा कि सिर्फ यहाँ की बातें होंगी, है ना? यानी कि सिर्फ वैदिक बातें होंगी, वैदिक एजुकेशन होगा, उसको हम लोग कहेंगे गुरुकुल। तो हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना हुई, स्वामी श्रद्धानंद ने किया 1902 में, और लाला लाजपत राय और हंसराज ने DAV स्कूल की स्थापना पहली बार 1886 में लाहौर में किया गया। ठीक। हाँ, इसी आर्य समाज से संदर्भ में कुछ और भी लोग हैं, पर्सनालिटी हैं, जैसे नाम सुने होंगे पंडिता रामाबाई। नाम सुने हो? पंडिता रामाबाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना? पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई के नाम से आप देखेंगे लखनऊ में एक पार्क भी है ना, जहाँ पे नेता लोग अपना शपथ ग्रहण वगैरह लेते हैं। तो पंडिता रामाबाई ये कौन है? ये सपोर्टर्स हैं, आर्य समाज के समर्थकों में से थी पंडिता रामाबाई। इन्होंने आर्य महिला समाज, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की। आर्य महिला समाज की स्थापना कहाँ पे? महाराष्ट्र यानी मुंबई। महाराष्ट्र यानी मुंबई में आर्य महिला समाज की स्थापना। ठीक है। इसी आर्य महिला समाज को बेसिकली शारदा सदन के नाम से भी जाना जाता था। इसी को किस नाम से? शारदा सदन। शारदा सदन, शारदा सदन। इनको शारदा सदन के नाम से जाना जाता था, इस आर्य महिला समाज को, है ना? और ये सदन बेसिकली विधवा महिलाओं के लिए बनाया गया था। किसके लिए? विडो, विधवाओं के आश्रय स्थल था एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे विधवा महिलाओं के देखरेख की जाती थी। विधवा महिलाओं की देखरेख की जाती थी।
ठीक। दूसरा एक संगठन यहां पे देखें, मुक्ति सदन, इन्होंने बनवाया मुक्ति सदन। और मुक्ति सदन बेसिकली हेल्पलेस वुमेन के लिए था। यानी असहाय महिलाओं के लिए, है ना, ये किसके लिए था? असहाय महिलाओं के लिए था। उसके बाद में कृपा सदन, और कृपा सदन था बेसिकली उन महिलाओं के लिए जो बुरे काम करते थे, है ना, जो जैसे प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में चली गई थी, है ना, वैश्यावृत्ति के संदर्भ में वो चली गई थी, और उनको फिर से इस समाज में लाकर स्थापित करना। तो याद रखना कि पंडिता रामाबाई जो आर्य समाज से ही संबंधित हैं, आर्य समाज से के ही कार्यकर्ता थी, इन्होंने 3 संगठनों की 3 सदनों की स्थापना की। आर्य महिला समाज यानी शारदा सदन, जिसमें विधवा महिलाओं को देखरेख किया जाता था। ऐसी विधवा महिलाएं जिनका कोई नहीं हो तो इनका देखरेख यहाँ पे होता था। मुक्ति सदन में असहाय महिला जिसके कोई नहीं है उन महिलाओं को, और कृपा सदन में यहाँ पे जो कैरेक्टरलेस आप कह सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में जो चली गई थी उन महिलाओं को वापस लाना और उनको यहाँ पे देखना उनको, तो कृपा सदन। तो ये तीनों सदन की स्थापना पंडिता रामाबाई ने की थी। इसी आर्य समाज से संबंधित एक और महिला थी जिनका नाम था हरविलास शारदा। हरविलास शारदा, है ना, हरविलास शारदा, ये भी इसी से संबंधित हैं, हरविलास शारदा। और इन्हीं के नाम पे शारदा एक्ट 1930 आया था, याद है, मैंने बताया भी था, शारदा एक्ट 1930 इन्हीं के नाम पे है, शारदा एक्ट 1930, जिसमें लड़कों का उम्र 18 और लड़कियों का उम्र 14 कर दिया गया था। ठीक है। गोरक्षा आंदोलन भी इन्होंने चलाया। गोरक्षा आंदोलन, काउ प्रोटेक्टर मूवमेंट, है ना, गोरक्षा आंदोलन। अब हिंदी में इसको, इंग्लिश में हिंदी में उसी तरह से लिखिएगा। गोरक्षा आंदोलन में गोरक्षणी सभा, गोरक्षणी सभा, गोरक्षणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। गोरक्षणी सभा। दूसरा एक और लिखिएगा, गो हत्या विरोधी समिति, गो हत्या विरोधी समिति। बाल गंगाधर तिलक, तीसरा गोरक्षा संघ, गोरक्षा संघ, और गोरक्षा संघ गांधी जी। याद रखिएगा ये सब, ये खूब आ जाता है क्वेश्चन आप लोगों से, जो पूछ लेना कि गोरक्षा सभा किसने बनाई थी, गो हत्या विरोधी समिति किसने बनाया था, और गोरक्षा संघ किसने बनाया था। तो याद रखना, गोरक्षणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती, गो हत्या विरोधी समिति बाल गंगाधर तिलक, गोरक्षा संघ गांधी जी। ठीक है। इन्होंने लाला जी ने बाद में एक किताब लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, इन्होंने, लाला जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। और इसी में इसी किताब में इन्होंने एक वैलेंटाइन शिरोल नाम का व्यक्ति था,
एक उपन्यासकार था, नॉवेलिस्ट था, उसने उल्टा सीधा बोल दिया था और उसने ये कह दिया था कि भारत में जो भी अशांति फैल रही है, तो संगठन में नाम दे दिया था आर्य समाज का और व्यक्ति के रूप में बाल गंगाधर तिलक की बात किया था। तो उसका जवाब इसमें देते हैं लाला लाजपत राय, इसी किताब में शिरोल का आंसर दिया था। क्लियर है? ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं हम लोग।